हेलो बच्चों, विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अपना भूमिति का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है समरूपता। अब जैसे चैप्टर का नाम समरूपता ही क्यों है और इस चैप्टर में क्या हम पढ़ने वाले हैं, उसके जो बेसिक्स हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समरूपता चैप्टर पढ़ने के लिए उसके पहले हमको जो चीज़ें कुछ चीज़ें 8वीं में कुछ चीज़ें 9वीं में पढ़े हैं वो हमको याद रहने ज़रूरी हैं, लेकिन सभी बच्चों को याद नहीं रहता, या अगर याद भी है तो उसको एक बार हम रिवाइज़ कर देते हैं। तो अगर हम सबसे बेसिक बात करें, सबसे बेसिक अगर हम बच्चों की बात करें तो क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता रहेगा कि आपके पास त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, सभी बच्चों को पता रहेगा त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। आपके पास त्रिभुज के प्रकार दो आधार पे होते हैं। सबसे पहला, त्रिभुज के जो आपके प्रकार होते हैं वो उनके भुजाओं के आधार पे होते हैं, और दूसरा त्रिभुज का आपका जो होता है उनके कोण के आधार पे होता है। त्रिभुज के प्रकार में उनके भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं जो हम सभी जानते हैं। क्या होते हैं उनके, देखिए 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज। ये हो गया भुजाओं के आधार पे। कोण के आधार पे, कोण के आधार पे भी हमारे पास 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जिसमें से पहला होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। देखिए बच्चों, आपको ये कुछ चीज़ें होंगी जो पहले से पता होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो पहले से नहीं भी पता होंगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमको पता रहनी चाहिए, इसलिए एक बार इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन अपना लेक्चर्स को हम कंटिन्यू करेंगे आगे एक्सरसाइज के समरूपता के। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखिए समबाहु, मैंने क्या बोला, भुजाओं के आधार पे इसके 3 प्रकार है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। इसको अगर आप लोगों को याद होगा तो देखो, सम का मतलब क्या होता है, समान, बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। जिस त्रिभुज की सभी भुजा, मतलब सम मतलब मैंने क्या बोला आपको, समान, बाहु का मतलब क्या होता है आपका, भुजा। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। जैसे कि अगर आप एक त्रिभुज बनाओ, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, याद है त्रिभुज को आप ए बी सी बोल सकते हो, या बी सी ए बोल सकते हो, या सी ए बी बोल सकते हो। आप किसी भी दिशा में और किसी भी तरीके से आप जा सकते हो, कोई एक बिंदु से चालू करो और किसी एक बिंदु पे खत्म करो, आपका त्रिभुज का नाम होगा। अब इसमें खासियत क्या है कि हमने क्या पढ़ा कि त्रिभुज के पास 3 भुजाएं हैं, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। ये भुजा का नाम क्या आएगा, भुजा ए बी। इस भुजा का नाम क्या है, भुजा बी सी। इस भुजा का नाम क्या है, भुजा ए सी। अब हमने अभी पढ़ा कि समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो, समान। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर ये 5 सेमी होगा तो ये भी कितना होगा, 5 सेमी, ये भी कितना होगा, 5 सेमी। तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज क्या बोला है, सम मतलब क्या होता है आपका, समान, द्वि मतलब क्या होता है, 2, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब क्या होता है आपका, भुजा। तो जिस, देखो सम मतलब आपका यहां पे हो गया समान, द्वि का मतलब आपका हो गया 2, बाहु का मतलब क्या हो गया, भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजा समान हो, त्रिभुज के पास कितनी भुजाएं होती है, अभी हमने सीखा, त्रिभुज के पास कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं, ए बी सी। अब आपके पास 1 2 3 भुजा हैं, तीनों में से कोई भी 2 भुजा आपका समान होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। कोई भी 2 ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि अगर जो मैं बता रहा हूं वही, कोई भी 2। तो मैं मान लेता हूं कि ये दोनों को, अगर मैं इसको बोल दिया ये 10 सेमी है तो ये भी कितना हो गया, 10। इसको कुछ अलग ही ले लो, कुछ भी 10 और 10 के अलावा कुछ भी ले लो, मान लेता हूं ये मेरा 12 हो गया। तो देखोगे ये त्रिभुज में आपके ये दोनों भुजाएं सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब होता है जिस भुजा का माप समान हो। जैसे आप क्या बोलते हो, अलजेब्रा में बोलते हो कि बराबर है, तो हम
ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं या भूमिति में हम क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। जो रेखा होती है, जो भुजा होती है, जो कोण होते हैं, जब वो बराबर होते हैं तो उनको हम सर्वांगसम के चिन्ह से बोलते हैं। सर्वांगसम और समरूप, ये दो चीज क्या होती है, इसको आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पे आपकी दो चीजें कौन सी बराबर है, ए बी और बी सी। अभी समद्विबाहु त्रिभुज का यही परिभाषा है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो वो त्रिभुज कौन सा होता है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज, जो कि यहां से देखिए। अच्छा, लास्ट हमारा क्या बचा है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब ही होता है कि जो समान ना हो, विषम अलग अलग, जो समान ना हो, तो विषम का मतलब क्या हो गया, अलग अलग। अब बाहु का मतलब आपको पता ही है, भुजा। जिस त्रिभुज की भुजाएं क्या हो आपकी, अलग अलग हो, तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे कि एक त्रिभुज अगर हम बना लेते हैं वापस से, ए बी सी। अब यहां पे आपका क्या है कि अगर ए बी का मान 5 है, इसका मान 6 है, इसका मान 7 है, तो क्या ये अगर मान देखोगे सबके मान अलग अलग हैं कि नहीं आपके, अगर सबके मान अलग अलग हैं तो ये त्रिभुज आपका कौन सा हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। तो ये आपके जो बेसिक्स है, जो आपने इसके पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन एक रिवीजन हम कर रहे थे कि बच्चों को एक क्लियर हो जाए कि हमने अभी तक क्या किया हुआ है। उसी तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, तो इसको रफ करके, क्योंकि देखो बच्चे अभी हम आगे जो यूज करेंगे ना, इसका यूज अभी नहीं है, हमें है आगे के चैप्टर में, लेकिन अभी बेसिकली मुझे यूज है इसका। तो ठीक है, अभी मैं इसको रफ करके समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कुछ। जैसे कि बच्चे अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि हमारा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। ये त्रिभुज के प्रकार किसके आधारों पे थे, भुजा के आधार पे थे। वैसे कोण के आधार पे भी त्रिभुज को 3 प्रकार में बांटा गया है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। किसके आधार पे, मैंने आप लोगों को बोला कोण के आधार पर। देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि कोण के आधार पर हमारे त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। सबसे पहला आपका क्या था, समकोण त्रिभुज, ओके। दूसरा आपका क्या था, न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा आपका क्या था, अधिक कोण त्रिभुज। ये आपके एक्सरसाइज 1.1 में आपका जो प्रसंग्रह 1.1 है, उसमें ना अगर आपको बेसिक पता हो कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो उसके सभी सवाल आप आसानी से कर सकते हो। एकदम सिर्फ इसी के बेसिक आपके यूज होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि कुछ बच्चों को पता होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज सुनते ही सभी बच्चों को क्या ध्यान में आता है कि एक ऐसा त्रिभुज होगा, मान लो एक त्रिभुज मैंने बनाया, ये त्रिभुज ए बी सी है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना अंश होना चाहिए, 90 अंश। जैसे देखो भुजाओं के आधार पर हम जब त्रिभुज पढ़ रहे थे तो उसमें हम किसको देख रहे थे, भुजाओं को। सभी भुजाएं सर्वांगसम हैं तो समबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं सर्वांगसम हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज, एक भी भुजा सर्वांगसम नहीं है तो क्या हो रहा था, विषम बाहु। वो किसके आधार पे था, भुजाओं के आधार पे। अब यहां पे हम किसके आधार पे पढ़ेंगे, कोण के आधार पर। जिस तरीके से त्रिभुज के पास 3 भुजाएं होती हैं, वैसे त्रिभुज के पास 3 कोण भी होते हैं। कौन से 3 कोण हैं, ए बी सी त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज का नाम आप कैसे भी लिख सकते हो, ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी। मैंने ऐसा चालू किया, आप उल्टा भी कर सकते हो, ए सी बी बोलो या सी बी ए बोलो या बी ए सी बोलो। आप किसी भी तरीके से त्रिभुज का नाम लिख सकते हो। लेकिन त्रिभुज के पास जो कोण हैं, कौन कौन से कोण हैं, देखो एक ए पे जो बन रहा है और एक बिंदु बी पे जो बन रहा है और एक बिंदु सी पे जो बन रहा है, तो त्रिभुज के पास कितने कोण हैं, 3 कोण है। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा यह है कि त्रिभुज के पास जो 3 कोण है, 3 में से कोई एक कोण 90 अंश होना चाहिए। यदि कोई एक कोण या केवल एक कोण, एक ही कोण 90 अंश हो भी सकता है, केवल एक कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। उसी प्रकार न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, देखो न्यून का मतलब होता है कम, न्यून का मतलब क्या होता है, कम। और अधिक का मतलब तो आपको पता ही है, नाम से पता चल रहा है, अधिक का मतलब होता है ज्यादा।
न्यून कोण का मतलब होता है कि कोण कम हो। कम किससे कम हो? यहां पे हमेशा कोण की तुलना हम किससे करते हैं? सम कोण से। सम का मतलब होता है 90 अंश से। हमेशा कोण की तुलना हम किससे करते हैं? 90 अंश से। तो न्यून कोण का मतलब वह त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम हो। मान लो ये त्रिभुज ए बी सी है, तो इसकी परिभाषा क्या है? सभी कोण 90 अंश से कम होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। अधिक कोण की परिभाषा भी आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन बेटा यहां ध्यान देना, यहां पे तीनों के तीनों कोण, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, सभी के सभी कोण 90 अंश से कम होंगे। लेकिन अधिक कोण में ऐसा नहीं होगा कि सभी कोण अधिक 90 अंश से अधिक होने चाहिए। देखो, अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं, त्रिभुज का नाम एक ही ले रहा हूं कि आपको समझने में आसानी हो, ए बी सी। अब यहां पे आपका ये जो कोण है वो 90 अंश से अधिक है। मैं बिना मापे बता सकता हूं और आप भी बिना मापे बता सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको पता होता है जो समकोण त्रिभुज होता है, ये आधार है और ये ऊंचाई है, दोनों एक दूसरे पे लंब होती है। लंब का मतलब क्या होता है? 90 अंश का कोण बनाती हैं। अब 90 अंश से कम होने का मतलब, जब हम चांदा यूज करते हैं तो 90 अंश से कम जब भी बनाते हैं तो जो आपका आधार और आपकी जो भुजा होती है, अगर आधार के पास भुजा झुक जाए, देखो ना, ये मेरा आधार है, ये हाथ आधार हो गया, ये मेरी भुजा हो गई जो उसके लंब है। जब तक ये लंब है तब तक समकोण त्रिभुज है। जब इसके पास ये झुक जाएगी तो 90 अंश से कम हो गया ना, तो 90 अंश से कम हो गया तो आपका क्या हो गया? वो न्यून कोण। अब अच्छे 90 अंश से कम मतलब वो उसकी तरफ झुक रही है। 90 अंश से अधिक कैसे करोगे? ये लंब है, 90 अंश से अधिक कब होगा? जब इससे दूर जाएगा, दूर की तरफ गया तो ये कितना हो गया आपका? 90 अंश से अधिक हो गया। तो अगर 90 अंश से अधिक कोण बन रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? वो अधिक कोण। जैसे कि मैंने आपको एक चीज बोला कि इसमें सभी कोण 90 अंश से कम होंगे, लेकिन इसमें केवल एक कोण, केवल एक कोण 90 अंश से अधिक होगा। अब ये डाउट, सर केवल एक ही क्यों? केवल एक ही क्यों? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सभी हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना योगफल आता है? उसका 180 अंश आता है। कितना आता है? 180 अंश। आप सोचो कि मैंने बोला कि केवल एक कोण 90 अंश होना चाहिए। कितना बोला? केवल एक कोण 90 अंश होना चाहिए। अच्छा, अगर आप दो कोण 90 अंश ले लेते तो क्या होता? दोनों कोणों को जोड़ने पे ही 180 आ जाता, तो तीसरे कोण के लिए कोई जगह बचती क्या? नहीं बचती। इसलिए एक कोण से ज्यादा 90 अंश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। या एक कोण ही बोलते हैं ना, समकोण में केवल एक ही कोण 90 अंश हो सकता है। न्यून कोण में सभी कोण 90 अंश से कम हो। देखो, सभी कोण जब 90 अंश से कम रहेंगे तो आप जोड़ोगे तो 180 योगफल आपको मिल जाएगा। जैसे कि मान लो हम बताते हैं, एक 50 ले लेते हैं, एक 60 ले लेते हैं, 50 और 60, और एक 70 ले लेते हैं। अब जोड़ो, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है आपका? 50 और 60 110, 110 और 70 कितना हो गया? 180। और 50 अंश, 60 अंश और 70 अंश, तीनों के तीनों आपके 90 अंश से कम है कि नहीं है? अब आपका ये कुछ भी हो सकता है, इसको 40 ले लो, इसको 70 ले लो, या इसको चेंज कर लो। बस ये है कि योगफल आपका कितना आएगा? 180 अंश आएगा। अब अधिक कोण में, अधिक कोण में भी मैंने ये वर्ड यूज किया है, केवल एक कोण। तो सेम यहां पे भी इसके जैसा भी मैंने क्या बोला कि एक कोण को अगर आप 90 अंश ले लिए हो, 90 अंश से ज्यादा ले लिए हो, तो बाकी जो दोनों कोण रहेंगे ना वो न्यून कोण होंगे। क्योंकि आपको पता है कि एक कोण मैं 90 अंश ले लिया हूं तो 180 लाने के लिए मेरे को सिर्फ 90 और चाहिए ना, तो वो 90 को दो भागों में बांट दूंगा, कुछ भाग इसको दे दूंगा, कुछ भाग इसको दे दूंगा। बेटा देखो, ये सब चीजें आपके बुक में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं की रहती और बहुत सारे बच्चे इस चीज को पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको ये बेसिक क्लियर रहेगा ना, तो कभी भी जब सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करता है, थोड़ा सा घुमाता है, तो हमको ऐसा लगता है कि सवाल नहीं आ रहा है। लेकिन एकदम बेसिक, समकोण का मतलब होता है कि उसका केवल एक कोण 90 अंश होगा। अब केवल एक कोण 90 अंश ही पॉसिबल है, क्योंकि दो कोण 90 अंश लोगे तो तीसरे कोण के लिए जगह नहीं बचती, इसलिए केवल यूज किया गया है। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब होता है सभी कोण 90 अंश से कम होने चाहिए। तो हमने देखा सभी कोण को 90 अंश से कम लिया जा सकता है। अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब होता है कि एक कोण का माप 90 अंश से ज्यादा होना चाहिए। तो एक कोण का माप 90 अंश से जब ज्यादा ले लिया हो, मान लो अगर आपको मैं समझाता हूं, अगर मान लो कि इसको मैं 110 ले लेता हूं, तो 180 को पूरा करने के लिए कितना और बाकी है? 70। अब इस 70 में से ना कुछ भाग इसको देना पड़ेगा, कुछ इसको देना पड़ेगा। मान लेता हूं इसको मैं 40 दे देता हूं और इसको कितना दे देता हूं? 30 दे देता हूं। तो देखिए मेरा ये ए बी सी में
एक कोण अधिक कोण बन गया, बाकी दोनों क्या हो गए आपके न्यून कोण बन गए। बेटा ये एकदम बेसिक चीजें हैं जो बहुत कम ही बच्चे इस चीज पे ध्यान देते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान देना, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये तो पढ़ लिए हैं कि हमारा न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, लेकिन इसका पढ़ने का मतलब क्या है, क्यों पढ़ना है हमको ये। अब देखिए आपको बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला आपने यूज किया रहेगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपने कई बार यूज किया होगा फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। मान लो कि कोई अगर आपको त्रिभुज दिया रहेगा, अब बोलूंगा कि उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो आपको क्या निकाल, देखो 1/2 तो आपको पता है कि 1/2 आधा आपका आ गया। अच्छा आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, ये आप कैसे ज्ञात करोगे, आधार और ऊंचाई। देखिए 1.1 में आपको सिर्फ और सिर्फ आधार और ऊंचाई ही निकालना है। किसी भी कोई भी त्रिभुज दे देगा, अगर उसका आधार निकालने आ गया और ऊंचाई निकालने आ गया तो मेरा सवाल वहीं का वहीं हल हो गया। तो अब बोलोगे सर आधार और ऊंचाई का मतलब क्या होता है। बेटा देखो कभी भी आधार और ऊंचाई में कभी भी कंफ्यूज मत होना। जैसे कि बताओ अगर मैं कहीं पे खड़ा हूं तो जिस पे खड़ा हूं वो मेरा क्या हो गया, आधार, और जो मैं सीधा खड़ा हूं तो ये मेरा क्या हो गया है, ऊंचाई। जैसे कि आपको एक बेसिक मैं बताता हूं, एक बच्चा है, मान लो एक ग्राउंड है, ग्राउंड में कोई एक बच्चा ए है, वो पतंग उड़ा रहा है, तो मान लेते हैं पतंग का जो मांझा है एकदम सीधा गया है, मान लेते हैं पतंग का मांझा हालांकि थोड़ा टेढ़ा जाता है, लेकिन मैं मान लेता हूं पतंग का मांझा एकदम सीधा गया है और ये इसकी पतंग यहां पे उड़ रही है, ठीक है। और ये आपका कैसा है कि ग्राउंड है एक। अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताओ उस बच्चे की पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। समझ में आया, मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं। मान लो ए कोई बच्चा अंकित है, अंकित कोई बच्चा है जो पतंग पी को उड़ा रहा है, और पतंग पी इस तरीके से, क्योंकि आप पतंग उड़ाते हो तो ऐसे ही टेढ़ा ही जाता है कि नहीं जाता है, तो पतंग पी यहां पे है। अब मुझे बताना है कि पतंग पी की ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई आप कैसे ज्ञात करते हो। कुछ बच्चे बोलेंगे क्या ये ऊंचाई होगी, क्या ये जो लाइन खींचा हूं ये ऊंचाई होगी क्या, नहीं बेटा ये दूरी होगी। किसकी दूरी होगी, मेरे पतंग की। अंकित जो पतंग उड़ा रहा है ना, उस पतंग की अंकित से कितनी दूरी है वो है ऊंचाई। क्या होती है ऊंचाई, जहां पे भी पतंग उड़ रही होगी वहां से एक सीधी लाइन जो कि आपके आधार मतलब जहां पे आपका ग्राउंड है उस पे क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। लंब का मतलब होता है 90 अंश। मान लो ये कोई बिंदु M है, मान लो आपको बता रहा हूं, तो ये पतंग की दूरी हो गई अंकित से, लेकिन पतंग की ऊंचाई क्या होगी, P से एक सीधी रेखा हमने खींचा, तो हमने रचना किया है इसलिए हम लोग डॉटेड लाइन से बताएंगे। तो हमने जो लंब खींचा ये मेरी ऊंचाई होगी। इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं जानते हो, इससे मैं क्या बताना चाहता हूं, अब आपको मैं बोलूंगा ये ऊंचाई हो गई, तो आधार क्या हो गया, ये जो दूरी है यहां से यहां तक ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। इससे आप एक चीज सीखो, रट्टा मत मारो, सीखो, क्योंकि ज्योमेट्री को हम रट्टा नहीं मार सकते हैं। आपको ज्योमेट्री में यही सीखना है और आपको देखने को भी मिल रहा होगा, ऊंचाई और आधार कहीं पे मिलती हैं तो कितने अंश का कोण बनाती हैं, आप खुद देखो। ये मेरे आधार हो गई, ये मेरी ऊंचाई हो गई, दोनों जहां पे मिली कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का। यही आपका एकदम बेसिक कंसेप्ट है कि अगर आपको आधार और ऊंचाई नहीं पता कैसे ज्ञात करते हैं तो एक चीज याद रखना बेटा, इसको हम ज्योमेट्री में बहुत जगह यूज करेंगे। ऐसा चिन्ह दिया रहेगा आपको, ये चिन्ह, इसको हम बोलते हैं लंब। इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। लंब, लंब का मतलब 90 अंश बनाता है। तो लंब में कैसा हो गया, नीचे वाले को आधार ले लेते हैं, ऊपर वाले को क्या ले लेते हैं, ऊंचाई। तो अगर आपको आधार और ऊंचाई कहीं पे भी ज्ञात करनी है तो आपको क्या ढूंढना है पता है, कि 90 अंश कहां बन रहा है। 90 अंश को ढूंढो, आपको आधार और ऊंचाई मिल जाएगी। जैसे देखो ये वाले त्रिभुज में अगर इस त्रिभुज को नाम बोलना हो तो AMP बोल सकता हूं। AMP में AM आपका क्या हो गया, आधार, तो ऊंचाई आपका क्या हो गया, PM। देखो आधार और ऊंचाई किससे मिले हुए हैं, 90 अंश से मिले हुए हैं। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर आपको आधार और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आपके जहन में एक ही चीज आना चाहिए कि मेरा लंब कहां है। लंब है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बनाऊंगा। जैसे कि देखो यहां पे लंब था क्या, नहीं, मैंने लंब बनाया।
और आपके कंसेप्ट को और क्लियर करना है तो और अच्छे से अगर आपको मैं बताऊं, जिसमें आपको थोड़ा भी निसंकोच, मतलब कोई भी सवाल दो आप कितने भी आसानी से उसका आधार और ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। देखो अभी हम लोग ने त्रिभुज के प्रकार पढ़े थे कुछ टाइम पहले। त्रिभुज के प्रकार में कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज थे आपके पास? 3 प्रकार के। क्या वो तीनों प्रकार में आप आधार और ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो? एक बार देखो, क्योंकि वो 3 से ज्यादा कोई त्रिभुज, चौथा त्रिभुज कोई आएगा क्या? नहीं। आपको सवाल कोई भी पूछे, या तो समकोण त्रिभुज देगा, या तो अधिक कोण त्रिभुज देगा, या तो न्यून कोण त्रिभुज देगा। अगर यही तीनों त्रिभुज का आधार और ऊंचाई निकालना मुझे पहले से ही आता रहेगा तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो हमने जो पढ़ा था, पहला क्या पढ़ा था याद है आपको? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपने अभी सीखा था। देखो ये कोई भी एक कोण को 90 अंश बना दो तो मैं बोलता हूं ये A है, B है, C है, ये आपका क्या हो गया? 90 अंश। देखिए बेटा, अब मैं बोलूंगा मुझे इसका आधार और ऊंचाई बताओ। इसका आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा? देखिए बेटा, एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जरूरी नहीं कि आधार हमेशा जो नीचे होता है उसी को लेते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, एक आपकी रचना है, इसको मैं बदल नहीं सकता हूं। अगर मैं इसको घुमा दूं तो ए भी नीचे आ जाएगा, बी सी ऊपर चल जाएगा। लेकिन हम ज्यादातर केस में क्या करते हैं कि जो नीचे की तरफ रहता है हम उसको आधार लेते हैं। लेकिन ऐसा दिमाग में मत पकड़ के चलना कि जो नीचे रहेगा हमेशा वही आता रहेगा, क्योंकि त्रिभुज की आकृति को तो आप पलट भी सकते हो, बदल भी सकते हो। तो फिलहाल के लिए अगर मैं आधार को, अगर सोचो कि मैं मान लेता हूं आधार हमारा BC है, क्योंकि हमारा त्रिभुज किसके ऊपर खड़ा है? BC पे। अगर आपका आधार BC है तो ऊंचाई क्या होगी बताओ? अभी हमने सीखा था ना कि अगर आधार BC है तो देखो कैसे ज्ञात करने का। बिंदु B चले गया पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में आधार किसको ले लिया मैंने? BC को। तो बिंदु B और बिंदु C आधार BC में यूज हो गए ना। कौन सा बिंदु बचा है आपके पास त्रिभुज का? आपके पास त्रिभुज का कौन सा बिंदु बचा है? A। तो A से कोई रेखा लंब खींची गई है क्या? पहले से ही है। लंब का मतलब होता है 90 अंश। कौन सी रेखा खींची गई है? AB। तो आपकी ऊंचाई क्या आ जाएगी? AB। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला कि लंब खींची गई है कि नहीं? दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला मान लो न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का हमको आकृति याद है ना बेटा, जिसके तीनों के तीनों कोण क्या हो? 90 अंश से कम। तीनों के तीनों कोण। अब इसको ABC लिया, उसको कुछ अलग नाम लेता हूं, PQR। ठीक है, यहां पे भी मुझे आधार और ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालना है? आधार और ऊंचाई निकालनी है। अब मुझे बताओ इसका आधार, ये त्रिभुज को देखो, मैं बोला ना आधार तो मैं किसी को भी ले सकता हूं। मैं चाहूं तो PQ को ले लूं, मैं चाहूं तो QR को ले लूं, मैं चाहूं तो PR को ले लूं। लेकिन हम ज्यादातर केसेस में अगर आधार नीचे वाले को, अगर मैं आधार नीचे वाले को ले रहा हूं तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो आधार को अगर मैंने QR को ले लिया, किसको ले लिया? QR को। तो मैंने बोला था हम ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान देना। PQR ये त्रिभुज है जिसमें आपका QR यूज हो गया। कौन सा बिंदु? बिंदु Q चले गया, बिंदु R चले गया। कौन सा बिंदु बचा है आपके पास? P। तो P से कोई रेखा लंब खींची गई है क्या? P से कोई रेखा, जैसे देखो ना QR है, QR को आधार ले लिया, तो P से कोई रेखा लंब खींची गई है क्या? नहीं खींची गई है। तो आपको लंब खींचना पड़ेगा। तो यहां से जो चीज हम खींचेंगे उसको हम डैश लाइन से बताते हैं, डॉटेड लाइन से बताते हैं। मान लेता हूं ये मेरा क्या हो जाएगा? M। याद रखना लंब का मतलब 90 अंश खींचे हो आप। तो आपका आधार था P, आधार था QR, ऊंचाई क्या आ जाएगा आपका? PM। अगर इसमें भी नहीं समझ में आया तो बेटा एक चीज और ध्यान दो, तीसरा वाला हमारा क्या था? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की खासियत पता ना बेटा, और वो सबसे मस्त त्रिभुज है। उसमें एक चीज नया सीखने को मिलेगा आपको। अधिक कोण त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि उसका एक कोण 90 अंश से ज्यादा होगा। देखो ये मेरा त्रिभुज हो गया, इसको कुछ अलग ही नाम ले लेते हैं। समझो कि मैं ले लेता हूं LMN। ठीक है, सेम कंसेप्ट, कुछ नया नहीं करते हैं, सेम कंसेप्ट। अगर मैं इसको आधार को MN ले लिया, सोचो आप लोग थोड़ा क्या हो सकता है, इसमें एक नया चीज सीखेंगे हम। आधार को हमने क्या ले लिया? MN। तो अभी हम लोग ने सीखा कि त्रिभुज LMN में बिंदु M चले गया, बिंदु N चले गया। कौन सा बिंदु बचा है मेरे पास? L।
तो एल से क्या खींचना पड़ेगा, लंब। अगर दिया रहता है तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो हम खींचते हैं। लेकिन क्या, जैसे देखो समकोण त्रिभुज में आपके लिए बहुत आसान था, अगर जिसको आपने आधार ले लिया, यहां लंब खींचना नहीं पड़ा, आपको पहले से लंब दिया था। लेकिन न्यूनकोण त्रिभुज में हमको खींचना पड़ा, अधिकोण भी त्रिभुज में आपको खींचना पड़ेगा। अच्छा, अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, एम एन है, क्या आपका लंब ऐसा जाएगा क्या, लंब ऐसा खींचोगे क्या? लंब अभी पतंग उड़ा रहे थे तो क्या टेढ़ी लाइन खींचे थे क्या आप? नहीं खींच सकते हो ऐसा, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको लंब क्या करना है कि एकदम सीधी लाइन आएगी। तो मैं ब्लू लाइन से खींच रहा हूं, थोड़ा देखो आप लोग, एकदम सीधी लाइन खींचा। लेकिन मेरे साथ समस्या ये हो गई कि जब मैंने सीधी लाइन खींचा तो वो मेरे आधार को कहीं पे काटी क्या? नहीं काटी। तो अब मैं क्या करूंगा, जब आपकी ऊंचाई इतनी दूरी तय की है तो आधार को भी आप थोड़ा आगे बढ़ाओ। और याद रखो, जो चीज हम खुद से खींचेंगे उसको हम डॉटेड लाइन से करेंगे। ये दोनों चीजें हमने खुद से खींची है, तो आपका ये दोनों जहां पे मिलेगा वहां पे क्या बनाएगा, 90 अंश का। इसको अगर आप मान लो O ले लेता हूं तो आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, LO। ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, LO। अब यहां पे बच्चा एक डाउट होता है, बच्चों को एक चीज का डाउट होता है, मुझे ये बताओ हमारा त्रिभुज क्या था यहां पे, LMN, ठीक है। तो आधार मेरा क्या हो गया, MN, तो बिंदु M चले गया, N चले गया। L से मुझे एक लंब खींचना था, लेकिन ये लंब मेरा त्रिभुज के अंदर आया क्या, नहीं, त्रिभुज के बाहर। जैसे कि देखोगे न्यूनकोण में त्रिभुज के अंदर आया था, लेकिन अधिक कोण में कहां पे आ गया, त्रिभुज के बाहर। जब त्रिभुज के बाहर आया तो ये तो आपकी ऊंचाई हो गई, यहां तक समझ में आया। लेकिन कुछ बच्चों को कभी कभी डाउट हो जाता है कि पूरा आधार होगा क्या, O से लेके N तक? नहीं, ये O से लेके N तक आपका आधार हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका त्रिभुज क्या है, LMN, तो इसलिए आपका आधार MN है। ये ब्लू लाइन तो हमने अपने से खींचा है, रचना किया हुआ है, इसलिए उसमें आधार आप जोड़ो नहीं। आपका आधार जो त्रिभुज के बिंदु हैं वही बताएंगे। समझ में आया बच्चों यहां तक? मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं। देखो, यही जो अभी आपके बोर्ड पे है, यही सिर्फ इंपॉर्टेंट है आपके 1.1 में। अगर इतना आएगा तो 1.1 का कोई भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो आप खुद से नहीं कर पाओ। क्योंकि देखो बेटा, ज्योमेट्री में ऐसा नहीं होता कि आप एक सवाल को रट्टा मार सको। ज्योमेट्री में अगर आपको बेसिक्स आते, जैसे देखो अलजेब्रा में आप कैसा करते हो कि सर ने अगर आपको फॉर्मूला सिखा दिया तो उसके बाद आप फॉर्मूले में उसकी वैल्यू डालते हो, आपके आंसर आते जाते हैं। वैसे ये ज्योमेट्री का बेसिक है कि अगर हमको ये आता है कि हाँ आधार कैसे निकालते हैं, ऊंचाई कैसे निकालते हैं, बस हमको फॉर्मूले में डालना रहेगा करके। तो एक बार हम वापस से रिपीट करते हैं। समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश है, हमने बना दिया। अब आधार अपने मन से हमने लिया, किसको लिया, BC को। अगर आधार BC को ले लिया तो आपका बिंदु B चले गया, बिंदु C चले गया। किसमें, आधार में कोई बिंदु बचा है क्या, हाँ A। तो A से कोई लाइन लंब खींची गई है क्या, पहले से खींची गई है, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे पहले से खींची गई थी AB, तो मेरी क्या हो गई, ऊंचाई। अब जैसे मैं बोल रहा था कि अगर नहीं खींची गई रहती तो क्या करते, न्यूनकोण में देख लो, PQR आपका त्रिभुज था जिसमें मैंने QR को क्या ले लिया, आधार। तो जब आपका Q चले गया, R चले गया, कौन सा बिंदु बच गया आपके पास, P। तो P से कोई लाइन पहले से खींची नहीं गई थी, हमने खींचा खुद, तो इसलिए हम लोग उसको डैश लाइन से या डॉटेड लाइन से बताया। तो जब हम खुद खींचे तो ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। यहां पे मैंने ऊंचाई लिख दिया। वैसे ही अधिक कोण त्रिभुज में LMN था, MN को आधार ले लिया तो बिंदु M चले गया, बिंदु N चले गया, कौन सा बिंदु बच गया है आपके पास, L। L से कोई लाइन लंब खींची गई है क्या, अगर खींची रहेगी तो हमको खींचने की जरूरत नहीं है, नहीं खींची गई रहेगी तो हम खींचेंगे। जैसे यहाँ पे हमने LO खींचा। यहां तक समझ में आया बच्चों? अब इसकी जरूरत पड़ी क्यों आप लोगों को, देखो अभी मैंने सूत्र बताया था, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है, उस त्रिभुज की आधार और उस त्रिभुज की ऊंचाई। तो आपके पास 3 प्रकार के त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज, और तीनों प्रकार में आपको आधार और ऊंचाई निकालना आ गया। तो क्या आप ये सूत्र नहीं लगा सकते हो आप? अब बोलो, अगर मेरे को यही बोलता कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो तो मैं क्या करता, देखो हम ऐसा लिखते हैं, एरिया त्रिभुज ABC, इसको ऐसा बोलो, या तो इसी को हम बोलते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दोनों बोल सकते हैं ना आप, या तो बोलो एरिया त्रिभुज ABC या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आपका फॉर्मूला क्या है यहां पे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाओ, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब भी देखो, बराबर 1/2 गुणे, इस त्रिभुज का आधार कितना आया है आपका, BC,
गुणे इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आई है आपकी ए बी। हो गया आपका, यही हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या रहेगा, मान लो BC का कोई मान दिया रहेगा तो उसको रख देंगे और AB का कोई मान दिया रहेगा उसको रख देंगे और इसको हल करेंगे। तो वैसे ही मैं यहां पे भी कर सकता हूं। इसको अब बताओ आप लोग, एरिया त्रिभुज PQR क्या आएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब बताओ एरिया त्रिभुज PQR बराबर 1/2 गुणे PQR का आधार क्या लिया हमने, QR, ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी PM। सेम वही चीज वहां पे रिपीट करना है, क्या है, एरिया त्रिभुज, याद रखना यहां पे त्रिभुज ब्लैक में बना है LMN, एरिया त्रिभुज LMN बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब एरिया त्रिभुज LMN बराबर 1/2 गुणे, इसका आधार कितना है हमारा MN और ऊंचाई कितनी है LO। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यही इंपॉर्टेंट है 1.1 के लिए। इसको एक बार आप नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो। तो स्टूडेंट अब यहां पे हमारा जो बेसिक, मतलब आपको मैंने बोला था ना समरूपता चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसका जो 1.1 में जो हमको बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। बेसिक में हमको जो जरूरत थी कि हमको त्रिभुज का आधार कैसे निकालना है और ऊंचाई कैसे निकालना है। कुछ बच्चों को अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रहा है अभी भी, तो हम जब सवाल हल करेंगे ना तो उससे हमारा और क्लियर होते जाएगा। तो सवाल देखो हमारा कैसा पूछता है, 1.1 में आप देखोगे ना, आपको एक ही चीज बार बार पूछता है कि त्रिभुज के दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का या क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। आपसे सवाल में यही पूछेगा, बोल देगा कि आपके पास 2 त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात समझता है ना बेटा सबको, अनुपात, जैसे अगर अनुपात मैं बोलता हूं आपके पास अगर A है तो इसको मैं बोल सकता हूं A अनुपाते B, ये अनुपात का चिन्ह हो गया। या तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं A/B, ये आपका अनुपात हो गया। लेकिन आपसे सवाल में जो पूछा रहेगा वो किसका, 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो चलो अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लेता हूं एक त्रिभुज मेरे पास ABC है, ABC, ठीक है, और एक त्रिभुज PQR है, PQR, ठीक है। अब देखो 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालो और इसका क्षेत्रफल निकालो, फिर उसका अनुपात निकालो, यही पूछा गया है ना। तो अगर मैं बोलूंगा इसका क्षेत्रफल निकालो तो ऐसा करेंगे, एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है कि नहीं होता है सूत्र ना बेटा। अब थोड़ा सा आप सूत्र को मैं चेंज करने वाला हूं, एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1/2 गुणे आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। आधार को क्या बोलते हैं, बेस। आधार को हम बोलते हैं बेस और ऊंचाई को क्या बोलते हैं, हाइट। तो हम जो आधार को आ और ऊ लिखते थे ना, उसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं 1/2 गुणे B इंटू H, कि किसका हो गया, त्रिभुज ABC का। अच्छा, त्रिभुज PQR का भी ऐसे निकाल सकते हो कि नहीं आप, एरिया त्रिभुज PQR बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं एरिया त्रिभुज PQR बराबर 1/2 गुणे B गुणे H, मतलब आधार की जगह पे B, ऊंचाई की जगह पे H। हाँ, अभी मैं इसका आधार और ऊंचाई नहीं निकाला हूं, उसको हम साथ में निकालेंगे। लेकिन अभी मेरे को यहां पे एक डाउट है, यहां पे भी B और H है और यहां पे भी क्या है, B और H है। तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ये BH इसका है कि किसका, मतलब ये वाले त्रिभुज का है कि ये वाले त्रिभुज का है। तो हम क्या करते हैं अपने लिए, हम क्या करते हैं, पहला वाला त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC पहला वाला त्रिभुज है, तो इसके आधार को पहला वाला आधार मतलब B1 और H1। ये दूसरा वाला त्रिभुज है ना, तो इसका आधार B2, ऊंचाई H2।
हम 2 लगा 1 1 लगाना मतलब पहले वाले त्रिभुज का आधार और पहले वाले त्रिभुज की ऊंचाई, और 2 इसलिए लिखा हूं कि दूसरे वाले त्रिभुज का आधार और दूसरे वाले त्रिभुज की ऊंचाई। समझ में आया? हाँ, अभी आधार और ऊंचाई नहीं निकाला हूं, निकालते हैं उसको साथ में, अभी करते हैं। मैं क्या बोलूंगा, एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 गुणे B1 गुणे H1। अब इसको हम सेम वही लिखा हूं, क्यों लिखा हूं ध्यान देना। B1 का मतलब पहले वाले त्रिभुज का आधार, H1 का मतलब पहले वाले त्रिभुज की ऊंचाई। यहां पे भी एरिया त्रिभुज PQR बराबर 1/2 गुणे B2 गुणे H2। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे B2 मतलब दूसरा वाला त्रिभुज PQR है, उसका आधार H2 इसकी ऊंचाई। अब ये दोनों का क्या निकालना था, देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का क्या निकालना है, अनुपात। अनुपात मतलब बटे में निकालना है ना, तो क्या मैं इसको बटे में नहीं कर सकता हूं? इसको यहां पे मैं बटे में लिख रहा हूं, कैसे, ये पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये क्या है, दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो देखो यहां पर लिखता हूं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि मेरे से सवाल में यही पूछा है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल लिया मैं, अब उसका अनुपात। तो हमारा सूत्र क्या आएगा, ध्यान देना, ए बी सी का आंसर तुम्हारा क्या था, 1/2 गुणे B1 गुणे H1, ठीक है। PQR का आंसर क्या था तुम्हारा, PQR का 1/2 गुणे B2 गुणे H2। अब ध्यान देना, आपको एक चीज दिखेगा, यहां पे भी आपका 1/2 है, यहां पे भी 1/2 है, तो ये आपका क्या हो गया, कट गया। तो आपके पास अब बचा क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, अब आधा कट गया है तो क्या बच गया है मेरे पास, B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। एक बार आप लोग भी देख लो, क्योंकि मेरा आधा और आधा चले गया तो ये मेरा एक सूत्र बन गया। तो बेटा यही आपका एक सूत्र है, ये आपके एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, लेकिन सूत्र आया कैसा इसके बारे में, ये हमारा सूत्र है जिसको हम आगे यूज करेंगे। ये सूत्र हमारा कैसे आया उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है B1 गुणे H1 B2 गुणे H2। अब ये रट्टा नहीं मारना है, B1 का मतलब इस त्रिभुज का आधार, H1 का मतलब इस त्रिभुज का ऊंचाई, B2 का मतलब इस त्रिभुज का आधार, H2 का मतलब इस त्रिभुज की ऊंचाई। जैसे कि अगर इस, अब यही सूत्र को आप यूज करोगे। अब मैं, अभी ये सवाल था, अब इसका एक एग्जाम्पल में सेम सवाल का मैं मान लो कोई एक मान ले लेता हूं। मान लो ये आपका ए बी सी, यहां पे ये लंब था, मैं नहीं लिखा था, आप समझ जाओ। मान लो ये आपको 6 दिया गया है और ये आपको 9 दिया गया है, ठीक है। और दूसरा वाला त्रिभुज आपका क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब आपका जो आधार है यहां पे 10 दिया गया है। अब याद रखना बेटा, ये समकोण त्रिभुज था, तो समकोण त्रिभुज का आधार आपका BC आ गया, ऊंचाई आपका क्या आ गया, AB। लेकिन QR में ये 10 है, क्या है आपका आधार, इसकी ऊंचाई हमको खुद बनाना पड़ेगा ना। बिंदु Q चले गया, बिंदु R चले गया, कौन सा बिंदु बच गया है, P। तो P से हम क्या खींचेंगे, लंब, P से हम क्या खींचेंगे, लंब। तो अगर मैं मान लेता हूं ये बिंदु M है, और फिलहाल के लिए अगर M आपको दे दिया गया है, अगर एग्जाम्पल के लिए आपको ये दे दिया गया है कि ये आपको समझ जाओ कि 12 है, ये एक एग्जाम्पल है कि आपके पास एक त्रिभुज ABC है जिसकी आधार और ऊंचाई दी गई है, आपके पास त्रिभुज PQR है जिसकी भी आधार और ऊंचाई दी गई है। आपको बोला है क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, ध्यान देना, आपको बोला है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अब हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम सीधा अपना फॉर्मूला लिखेंगे। पहला त्रिभुज क्या है आपके पास, एरिया त्रिभुज ABC बटे दूसरा त्रिभुज क्या है आपके पास, एरिया त्रिभुज PQR। सूत्र क्या बना था आपका, B1 गुणे H1 और यहां पे क्या है, B2 गुणे H2। देखो आपको ये सूत्र था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सूत्र कैसे आया हमने यहां डिस्कस किया। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR। देखो
B1 जो है, B1 हमारा क्या है, पहले वाले त्रिभुज का आधार, और H1 क्या है, पहले वाले त्रिभुज की ऊंचाई आपको दी गई है। तो B1 की जगह पे देखो, पहले वाले त्रिभुज में आपका आधार क्या है, BC है कि नहीं है, तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूं BC गुणे ऊंचाई क्या है आपका AB। वैसे उधर पे PQR में B2 का मतलब इसकी आधार और S2 का मतलब इसका ऊंचाई। तो अब बताओ इसका आधार कितना है आपका QR और ऊंचाई कितना है आपका PM। अब मान दिया गया है तो मान रखो, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर BC का मान कितना है 6, AB का मान कितना है 9, QR का मान कितना है, देखो ये पूरा QR है, QR का मान कितना है आपको 10 और PM का मान कितना है 12। कोई चीज़ें कटती हैं तो काटो, जैसे देखो आपका ये 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और कोई चीज़ कट रही है, नहीं कट रही है, तो 9 दूनी 18, 10 चौक 4, 1 मिनट कटेगा आपका, सॉरी ये 2 है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कुछ नहीं कटेगा। अब इसको काटोगे तो आपका आएगा 9/20। तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR, हमारा आंसर कितना आया 9/20। इस तरीके का सवाल आपको देगा 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए। एक चीज का आप ध्यान देना बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो हमने पढ़ा है कि हमारा सूत्र आया कैसे, क्या है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये हमारा सूत्र आ गया है। अब इसी को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लिखेंगे दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये हमारा डायरेक्ट सूत्र है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिए तो उसका आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ पे भी इसका आधार गुणे ऊंचाई। जो आधार पहला वाला त्रिभुज है तो पहले वाले त्रिभुज का आधार और ऊंचाई लिखो, दूसरे वाले त्रिभुज का आधार और ऊंचाई लिखो, जो इसका मान दिया करेगा मान को रखो, जो चीजें कट रही हैं उसको काटो, फिर फाइनल जो आंसर आएगा उसको लिखो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आपके एक्सरसाइज चालू नहीं किए हैं, लेकिन मैं इतना मेक श्योर आपको करता हूं कि एक्सरसाइज की कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि मैं कराऊंगा और आप लोग करोगे। आप जब सवाल रीड करेंगे, जब हम साथ में करेंगे ना, मेरे से पहले आंसर आप दोगे। एक और एग्जाम्पल मतलब कि जो क्वेश्चंस आपके उसी टाइप के ही पूछे जाएंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं जब तक हमारा पूरा बेसिक्स खत्म हो जाएगा। अगर ये एग्जाम्पल अगर हम कर लिए, जैसे कि अगर आपको दो त्रिभुज दे दिया, एक त्रिभुज में न्यून कोण लेता हूं, क्या ले लिया, न्यून कोण, ये आ गया आपका त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज में एक अधिक कोण ले लेता हूं। अधिक कोण मैं इस साइड भी बना सकता हूं, इसका नाम ले लेता हूं मैं PQR। अब ध्यान देना बेटा, मेरे से क्या ज्ञात करने के लिए बोला है पता है आपको, मुझे यही ज्ञात करने के लिए बोला है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। आपके पास कौन से दो त्रिभुज हैं, ABC और PQR। देखो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का क्या ज्ञात करना है हमको, अनुपात। तो अगर मैं इसको हल करने के लिए जाऊं तो आपको पता है कि पहला वाला त्रिभुज क्या है, एरिया त्रिभुज ABC बटे दूसरा वाला त्रिभुज क्या है, एरिया त्रिभुज PQR। और आपका सूत्र क्या है आपको पता है ना, B1 गुणे H1 और नीचे क्या आएगा B2 गुणे H2। देखो ये रट्टा नहीं मारना है, एक्चुअली कैसा है आपका, B1 क्या है आपका पहले वाले त्रिभुज का आधार और H1 इसकी ऊंचाई, B2 इसका आधार और H2 इसकी ऊंचाई। तो अब इसको हल करने के लिए आपको चाहिए क्या, ABC का आधार और ऊंचाई और PQR का आधार और ऊंचाई। क्या आप यहां पे ज्ञात कर सकते हो, जो हमने बेसिक में पढ़ा है, न्यून कोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई कैसे निकालते हैं और अधिक कोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई कैसे निकालते हैं, साथ में हम करते हैं। ठीक है, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर, पहले ABC को करते हैं। ABC का क्या चाहिए, आधार और ऊंचाई। तो ABC है कहां पे, ध्यान देना, डायग्राम में ध्यान देना। ABC मैंने बोला हम आधार किसी को भी ले सकते हैं, तो हमने आधार किसको ले लिया, ज्यादातर केस में हम किसको लेते हैं, जो नीचे है। तो BC आपका आधार हो गया, तो B1 की जगह क्या लिख दिया, BC। ध्यान देना, अगर BC आधार है तो बिंदु B चले गया, बिंदु C चले गया, तो कौन सा बिंदु हमारे पास बचा है, A।
तो ए से कोई आपको लंब खींचा गया है क्या पहले से? नहीं। जब लंब खींचा नहीं गया है तो लंब हम खुद खींचते हैं। तो यहां से अगर एक सीधा लंब, टेढ़ा नहीं, सीधा का मतलब 90 अंश बनना चाहिए। तो अब ये हमने खुद खींचा रचना में, इसलिए डॉटेड। तो जो AM लंब हमने खुद खींचा है ना, AM आप कुछ भी नाम दे सकते हो, M2 N2 कुछ भी दे सकते हो। तो AM इसकी क्या हो जाएगी? आपकी ऊंचाई। ठीक है। हाँ, अब कुछ बच्चों का डाउट रहेगा, सर आपने AM खींचा तो इसको आपको रचना में लिखना चाहिए। जरूर लिखना चाहिए। आप एक रचना करके डालो जिसमें हम लिखेंगे कि मैंने क्या किया, AM को, याद है ये चिन्ह लंब पहले बताया था ना, इसका मतलब क्या होता है? AM लंब किसके ऊपर खींचा है मैंने? BC के ऊपर। तो AM लंब क्या खींचा मैंने? BC। ठीक है। तो मेरा यहां पे देखो आधार मेरा क्या आ गया? BC गुणे ऊंचाई। इसके ऊंचाई के लिए मैंने बोला था ना, बिंदु B चले गया, C चले गया, कौन सा बिंदु बच गया? A से कोई लंब खींचा नहीं था तो मैंने खुद खींचा, तो क्या आ गया? AM। अच्छा, जो चीज हमने यहां किया सेम चीज आपने PQR में कर सकते हो। अधिक कोण है, याद रखना। अधिक कोण में हमने पढ़ा था कि जो लंब होता है वो त्रिभुज के कहां जा रहा था? बाहर। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान देना। आधार में किसको ले लेता हूं? RQ को। तो मेरा जो B2 की जगह पे क्या ले लिया? RQ गुणे। अब उसका लंब कैसे हम खींचेंगे? ध्यान दो, बिंदु R चले गया, बिंदु Q चले गया, कौन सा बिंदु बचा है? P। तो P से लंब खींचना है, तो क्या लंब टेढ़ा खींचोगे क्या? नहीं, लंब सीधा ही आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम हो गया हमारे साथ में, वो लंब आपके आधार को कहीं काटा क्या? नहीं। जब आधार को नहीं काटेगा तो आधार भी कोशिश करके उसके पास में जाएगा, याद रखना। और ये चीज मैंने खुद रचना की है, इसलिए डॉटेड लाइन से हम खींचेंगे। अब ये दोनों जहां पे मिलेंगे कितने अंश का कोण बनाएंगे? 90 अंश का। मान लेता हूं ये N हो गया। क्या हो गया आपका? N। तो यहां पे भी आपको एक रचना खींचना पड़ेगा। रचना में क्या आएगा कि आपने PN खींचा है, तो इसी में लिख दो। और रचना किया ना हमने, क्या किया है? PN लंब खींचा है, 90 अंश बनाया। किस पे? अब आप RQ बोलो या RN बोलो, दोनों चलेगा क्योंकि एक ही लाइन है। तो मैं लिखूंगा RQ। ये दोनों मेरा खुद का बनाया हुआ रचना है। तो बताओ, RQ आपका आधार हो गया, तो आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? आपकी PN। तो यही आपका उत्तर है। अब इसके आगे ज्यादा से ज्यादा आपको क्या देगा पता है? आपको BC, AM, RQ और PN इसका मान दे देगा। तो मान दे देगा तो आपको क्या करना रहेगा? उसका मान लिखना रहेगा। कोई चीज कट रहा होगा तो काटना रहेगा और फाइनल आंसर लिखना रहेगा। ये हमारा बेसिक खत्म होता है। अगर आप लोगों के पास बुक्स होंगी तो आप एक्सरसाइज 1.1 के सभी सवाल खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी सवाल करेंगे और विथ अपने जो हमने पहले के बेसिक डिस्कस किए हैं सिर्फ उसी को यूज करेंगे। अगर उतना आता है उसके लिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं सीखना है। ठीक है। सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।